हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 अक्टूबर 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप में से अगर कुछ लोग अभी भी ये जो हमारा सी सेट के लाइव क्लासेस का बैच है, अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सीट्स इसमें अभी भी जो है वो बची हैं। सिर्फ 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो यहाँ पर एक नंबर दिया है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो यहाँ से रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प मिल रही है, किसी भी तरीके की मदद मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ी सी हमारी भी हेल्प होगी। एंड इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो ये रहेगा आप लोगों के लिए कि सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पर ये कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये न्यूज़ बताई भी थी कि जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड नेक्स्ट सीजीआई। ठीक है, मतलब उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सरकार ने जो आउटगोइंग सीजीआई हैं, दैट इज़ डीवाई चंद्रचूड़, उनसे अपने सक्सेसर के नाम मांगा था। तो उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का ही नाम लिया था और जस्टिस संजीव खन्ना को जो है वो अब ऑफिशियली प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट कर दिया गया है एज द 51st सीजीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा 51st। ठीक है, 51वें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना। और 10 नवंबर के दिन सीजीआई चंद्रचूड़ जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। तो 11 अक्टूबर के दिन ये अपना पद संभालेंगे और उसी दिन इनको शपथ वगैरह भी दिलाई जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 124 जो है, ठीक है, वो बेसिकली बात करता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पर इनका जो टेन्योर है, हालांकि वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्योंकि मतलब एज अ सीजीआई लगभग 6 महीने के आसपास, क्योंकि ये मार्च के महीने में, ठीक है, मार्च 13 तारीख को जो है वो ये 13 मार्च 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब पाँच पाँच महीने के आसपास का टेन्योर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि नवंबर से दिसंबर एंड देन वी हैव जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 5 महीने के आसपास इनका टेन्योर रहेगा एज आ सीजीआई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी भी इस तरीके के जो आतंकी घटनाएं हैं, एक हफ्ते में चौथी घटना हो चुकी है और 2 सोल्जर्स और 2 पोर्टर्स को यहाँ पर जो है वो आर्मी के काफिले में हमला करके मारा गया है। वो लोग मारे गए हैं। ठीक है, इसके बाद साइक्लोन डाना जो है वो यहाँ पर हिट किया है आपका उड़ीसा में। ठीक है, इसका लैंडफॉल हो गया है। तो व्हाट इज़ द लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन, इसको लेकर एक आर्टिकल आगे एक्सप्लेन पेज पर है, वहाँ पर हम इसको देखेंगे। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है। बीच के पेज में एक न्यूज़ है, उसको हम देखेंगे, देन एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूज़ है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर, मैं दिखाता हूँ आपको, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 12। यहाँ पर लिखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट विल बी गॉन इन अ फ्यू ईयर। ठीक है, यहाँ पर एक यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत 1.5 डिग्री के सेल्सियस का जो टारगेट है वो कुछ ही सालों में इट विल बी गॉन, कौन मतलब ख़त्म हो जाएगा, उसको हम क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्या क्या इस रिपोर्ट में इसके बारे में कहा गया है। देन मूविंग अहेड, एक्सप्लेन पेज पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर बेसिकली 3 आर्टिकल हैं। एक तो इंडिया चाइना एग्रीमेंट की बात की गई है, जो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है ना, उसकी बात करेंगे। साइक्लोन का लैंडफॉल क्या होता है उसकी बात करेंगे। और एक
पंचायत लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है और इससे क्या मदद मिलेगी उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली ये हमारे आज के जो 4 आर्टिकल्स हैं वो हम देखेंगे एक एक करके डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास एक इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए। इट्स अ मस्ट हैव, जिसमें जनरल स्टडीज़ भी है, करंट अफेयर्स भी है और सी सेट भी है। टोटल 91 टेस्ट हैं एंड दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 849 रुपीज़। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये आपको 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज तो वो आपको मिल जाएगी 449 में। देन सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 16 महीने का करंट अफेयर्स इन अ टेस्ट सीरीज़ फॉर्मेट आपको 299 रुपीज़ में मिल जाता है। और अगर आप सिर्फ सी सेट के टेस्ट लेना चाहते हैं फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे सी सेट के, ओनली एट 249 रुपीज़। तो इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। कहीं पर अगर कोई लिंक नहीं मिलता है या किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, तो अगेन ये नंबर जो यहाँ पर दिया गया है व्हाट्सएप का 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी डाउट है, जो क्वेरी है, वी विल रिजॉल्व इट। चलिए, आई होप क्लियर है बात। चलिए अब एक एक करके आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा गया है एक यूएन रिपोर्ट में कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट विल बी गॉन इन अ फ्यू ईयर्स। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ऑफ चाइना एंड इंडिया, 2 ऑफ द टॉप 3 एमिटर्स। ठीक है, चाइना और इंडिया जो टॉप 3 एमिटर्स में से 2 हैं, इनका जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस है वो बढ़ा है 2023 में। कितना? 5.2% और 6.1%। यानी कि चाइना का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 2023 में 5.2% बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है, और इंडिया का 6.1% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर जो ये नई यूएन की रिपोर्ट आई है इसमें खुलासा हुआ है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ग्लोबल एमिशंस हैं 2023 में, दैट वाज 1.3% हायर देन द प्रीवियस ईयर। ग्लोबली अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हैं वो बढ़े हैं 1.3% एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। लेकिन इंडिया और चाइना का अलग से दिया गया है तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। द एमिशंस गैप रिपोर्ट, ठीक है, ये एमिशंस गैप रिपोर्ट है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसका एनुअल पब्लिकेशन है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एमिशंस गैप रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसमें वॉर्न किया गया है कि दैट द पेरिस एग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर टू विदिन 1.5 degree Celsius would be gone within a few years, and even the 2 degree Celsius threshold would be in danger of being breached unless countries dramatically scale up their climate action to reduce global emissions in 2 years. तो यहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है कि जो ये पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो टारगेट है कि हमें अपने ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है, वो तो आने वाले कुछ समय में पार हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक, और खतरा इस बात का भी है कि जो ये 2 डिग्री सेल्सियस की थ्रेशोल्ड लिमिट है इसके भी पार होने का खतरा है, इसके भी ब्रीच होने का खतरा है, अनलेस जो कंट्रीज़ हैं वो ड्रामेटिकली, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा नाटकीय तरीके से अपना जो क्लाइमेट एक्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा ना दें, है ना, ताकि ग्लोबल एमिशन को अगले 2 सालों में कम किया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर कुछ हल्के फुल्के एक्शंस लिए जाते हैं तो 1.5 डिग्री तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो ऑलमोस्ट ब्रीच हो ही जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस भी ब्रीच हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि द रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड जस्ट अहेड ऑफ अ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर, क्योंकि हर साल लगभग नवंबर के महीने में ही क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है ना। अभी भी 11 नवंबर से अज़रबैजान के बाकू में शुरू होने वाली है। तो ये रिपोर्ट जो है वो ऐसे समय पे ही आती है, जस्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से पहले। इसमें ये कहा गया है कि जो करंट क्लाइमेट एक्शंस हैं, इवन इन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो,
कि जो अभी क्लाइमेट एक्शंस लिए जा रहे हैं, अगर हम इनको मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो में भी देखें तो ये सिर्फ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 10% कम कर सकते हैं 2030 तक, है ना। 2019 के लेवल से कंपेयर करते हुए 2030 तक सिर्फ ये 10% कम कर सकते हैं, जितने क्लाइमेट एक्शंस अभी लिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जबकि जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है टू कीप द 1.4 डिग्री टारगेट इन साइट वॉज 42% रिडक्शन, ठीक है। जबकि अगर हम चाहते थे कि 1.5 डिग्री की जो लिमिट है वो ब्रीच ना हो या वो क्रॉस ना हो, तो हमें कम से कम 42% रिडक्शन करना था। बल्कि लेकिन अभी जो क्लाइमेट एक्शन जिस तरीके के लिए जा रहे हैं उनसे रिडक्शन सिर्फ कितना होगा, 10%। तो ऑब्वियसली बात है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है वो तो ब्रीच हो ही जाएगा, है ना। आई होप क्लियर है, यस और नो। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। और अगर 2035 तक के रिडक्शंस की हम बात करें तो इट मस्ट इंक्रीज टू 57%। मतलब 2035 तक 42%, 42%, और 2035 तक 2035 तक 57%। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रिडक्शन होना चाहिए, तब जाके हम ये 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिमिट को कहीं, मतलब उसको ब्रीच होने से तब हम बच पाते, बट ऐसा होता तो दिख नहीं रहा। तो एज सच द अपडेटेड क्लाइमेट एक्शन प्लान्स which every country has to submit by next year must be significantly stronger than the current ones। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर साल जो कंट्रीज़ अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान, जो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एनडीसी, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस, आई होप आपको याद है। तो वो जो सबमिट करते हैं वो अगले साल अपडेटेड सबमिट करना है, तो वो अभी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। हाउएवर द ग्लोबल एमिशंस आर स्टिल ऑन द राइज। जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट का ये कहना है कि अ शार्प टर्न अराउंड विच एटलीस्ट अ 7.5% रिडक्शन एवरी ईयर टिल 2035 वॉज असेंशियल टू कीप द 1.5 डिग्री टारगेट अलाइव। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर हर साल 2035 तक हर साल अगर 7.5% का रिडक्शन किया जाए, तब जाके ये 1.5 डिग्री का जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है ये बचा रहेगा, मतलब ये क्रॉस नहीं होगा। द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर अ मैसिव इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एमिशन रिडक्शंस। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद इट सेट द emissions gap for 2030 and 35 could still be breached at the cost of $200 per ton of carbon dioxide equivalent
और इस कॉस्ट में लगभग 31 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कुड पोटेंशियली बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एनुअल एमिशन बाय 2030, which is more than nearly 28 billion CO2 equivalent that is required for 1.5 डिग्री गोल। यानी कि इतना, मतलब पैसे की बात हो रही है ना कि कितने पैसे की ज़रूरत है एमिशन को कम करने के लिए। तो अगर आप $200 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के हिसाब से बात करते हैं तो आप 31 बिलियन टन्स, ठीक है, 31 बिलियन टन्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम एनुअल एमिशंस 2030 तक, जो कि 1.5 डिग्री के गोल को अचीव करने के लिए 28 बिलियन CO2 इक्विवेलेंट को एक्सट्रैक्ट, मतलब ये करना है, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस करना है, उससे ज़्यादा है। तो इतना पैसा खर्च किया जाएगा तो ये हो सकता है। ठीक है, आई होप इसमें कुछ बेसिक बातें हैं वो आप समझ रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये कॉन्फ्रेंस होगी 11 तारीख से, तो उसके बाद फिर इन चीज़ों को निकल के, मतलब इन चीज़ों को लेके और ज़्यादा बातें निकल के सामने आएंगी। ठीक है, फ़िलहाल आप लोग इसको एनवायरनमेंट में ही लीजिएगा, क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, चलो इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं, द इंडिया चाइना एग्रीमेंट। अब इसमें क्या लिखा गया है देखिए, इसमें ये लिखा है कि इंडियन और चाइनीज़ नेगोशिएटर्स मतलब जो आपस में किसी इशू को लेकर बातचीत करते हैं, हैव अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अलोंग पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स को लेकर एक एग्रीमेंट यहाँ पर नेगोशिएटर्स के बीच में हुआ है, लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट एंड अ रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज दैट हैड अराइजन इन दिस एरियाज इन 2020। ठीक है, मतलब एक तो ये जो बात हुई है पेट्रोलिंग अरेंजमेंट के एग्रीमेंट को लेकर, इसमें ये बात हुई है कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब वही है कि जो वहाँ पर ट्रूप्स वगैरह प्रेजेंट थे उनको वहाँ से हटाया जाएगा, और साथ ही साथ जो इश्यूज़ इन एरियाज़ में 2020 में शुरू हुए थे, जब गलवान वैली वाला इशू हो गया था, है ना, तो उससे जो भी इश्यूज़ पैदा हुए थे उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट जो है मंडे के दिन हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में वेडनेसडे के दिन एक बायलैटरल मीटिंग होती है ना, जो ब्रिक्स लीडर समिट चल रही है कजान में, उसके साइडलाइंस में। सिग्निफिकेंटली जो चाइनीज़ स्टेटमेंट्स हैं थ्रू दिस वीक हैव नॉट रेफर्ड टू एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग। लेकिन एक बात यह है कि इंडिया तो ये बात कर रही है कि पेट्रोलिंग को लेकर, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स को लेकर एग्रीमेंट्स हुए हैं, है ना, आपसी सहमति बनी है। लेकिन चाइना की तरफ से जो भी बयान आए हैं इस पूरे हफ्ते में, उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, उसमें एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग को लेकर उसका जिक्र नहीं है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये जो एग्रीमेंट है इसके अगर हम रोड या रास्ते की बात करें कि यहाँ तक कैसे पहुँची बात, तो अप्रैल 2024 में, यानी कि इसी साल के अप्रैल महीने में, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज़ वीक मैगजीन को ये बताया कि भारत के लिए द रिलेशनशिप विद चाइना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, कि भारत के लिए चाइना के साथ जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। एंड इट इज़ माई बिलीफ दैट वी नीड टू अर्जेंटली एड्रेस द प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन on our borders so that the abnormality in our bilateral interactions can be put behind us। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि मेरा ये मानना है, मतलब मोदी जी ने ये कहा कि मेरा ये मानना है कि जो भी बॉर्डर्स पर जो काफ़ी लंबे समय से जो हालात चल रहे हैं उनको हमें अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल इंट्रैक्शंस होते हैं उसमें जो एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई हैं उनको अपने पीछे छोड़ा जाए और नॉर्मल तरीके से बायलेटरल इंटरेक्शंस किए जाएं। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइना की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के इन रिमार्क्स को लेकर पॉजिटिवली रिएक्ट किया, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका ये कहना है कि दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज अबाउट मोर देन द बाउंड्री सिचुएशन। ठीक है, कि भारत और चाइना के बीच का जो संबंध है वो सिर्फ बाउंड्री सिचुएशन या जो सीमा का स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा है। एंड दैट चाइना एंड इंडिया मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स ऑन हैंडलिंग इश्यूज रिलेटेड टू द बॉर्डर सिचुएशन एंड हैव मेड पॉजिटिव प्रोग्रेस। ठीक है, और भारत और चाइना जो है
वो क्लोज कम्युनिकेशंस मेंटेन करते हैं डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू, ठीक है, इश्यूज़ को, मतलब जो भी बॉर्डर सिचुएशन है उससे रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए, और इसमें उन्होंने पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है वो की है। इसके बाद मई के महीने में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन्होंने पीटीआई को अपने एक इंटरव्यू में ये कहा, expressed hope for the resolution of the remaining issues with China amid the border standoff in Ladakh। ठीक है, कि जो हमारा ये इशू चल रहा है, जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के साथ, मतलब लद्दाख में, उसमें जो भी बचे हुए इशू हैं चाइना के साथ उनका भी रिजोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा इन्होंने उम्मीद जताई थी। इम्पॉर्टेंटली इनका ये भी कहना था कि दैट द आउटस्टैंडिंग इशूज़ प्राइमरीली रिवॉल्व अराउंड पेट्रोलिंग राइट्स एंड पेट्रोलिंग एबिलिटीज़, कि जितने भी ये बचे हुए मुद्दे हैं वो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर थे, पेट्रोलिंग राइट्स और पेट्रोलिंग एबिलिटीज़ को लेकर। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, जैसे सीमा जो है, मतलब जो बाउंड्री है, उसमें एक तरफ इंडिया जो है उनकी पेट्रोलिंग टीम्स होंगी और दूसरी तरफ चाइना की पेट्रोलिंग टीम्स होंगी, लेकिन वहाँ पर ट्रूप्स वगैरह अगर आप अपने जो है वो खड़े कर दे रहे हैं तो वो बेसिकली एक टेंशन हो जाती है, फिर वहाँ पर उससे एस्केलेशंस बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ पेट्रोलिंग को लेकर अगर हम बात करें तो जो पेट्रोलिंग पैक्ट है इसको अनाउंस किया गया फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री के द्वारा मंडे के दिन। दैट इज़ द की पिलर ऑफ द एग्रीमेंट। पेट्रोलिंग इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, सिंस देयर इज़ नो फिजिकल लाइन, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कोई फिजिकल लाइन नहीं है ग्राउंड पर दैट करस्पॉन्ड्स टू मैप्स, इंडियन ट्रूप्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप टू द इंडियन परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर बिफोर रिटर्निंग टू बेस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली ना कोई फिजिकल लाइन नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो उनका यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडियन ट्रूप्स आर एक्सपेक्टेड टू गो अप टू द इंडियन परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर, कि जहाँ तक इंडिया को लगता है कि भारत का बॉर्डर है तो वहाँ तक इंडिया के जो ट्रूप्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ तक जा सकते हैं और उसके बाद फिर वो अपने बेस कैंप पे लौट आते हैं। बट वहाँ पर प्रॉब्लम वही है कि कोई फिजिकल लाइन नहीं है ना, जिसकी वजह से पता लग सके। टिपिकली सोल्जर्स आइदर वॉक और ड्राइव अप टू द पेट्रोलिंग पॉइंट्स एंड लीव बिहाइंड अ साइन ऑफ देयर प्रेजेंस देयर। ठीक है, ऐसा होता है कि सोल्जर जो है वो पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं या किसी गाड़ी वगैरह में जाते हैं और अपना कोई वहाँ पर निशानी छोड़ाते हैं, जिससे मतलब पता लगे कि यहाँ तक जो सामने वाला है वो आया था। अब वो कुछ भी हो सकता है, दिस कुड बी एनीथिंग इंडियन, है ना, कुछ इंडियन सामान वहाँ पर छोड़ दिया, जैसे कि एन एम्प्टी पैकेट ऑफ सिगरेट्स, हो सकता है कि सिगरेट का कोई खाली डब्बा हो वो वहाँ पर गिरा दिया, कोई मैच बॉक्स जो इंडिया का बना हुआ है वो वहाँ पर गिरा दिया। तो अगर चाइना वाले वहाँ तक पहुँच गए तो उनको पता लग जाएगा वो सामान देख के कि अच्छा इंडिया वाले जो है वो यहाँ तक आए थे। ठीक है, अब इसके बाद जो 2005 का बॉर्डर पैक्ट है उसका आर्टिकल 4 कोडिफाई करता है द कंडक्ट ऑफ द ट्रूप्स इन केस ऑफ अ फेस ऑफ, कि अगर मान लीजिए ट्रूप्स के बीच में फेस ऑफ हो जाता है, फेस ऑफ मतलब कि आमने सामने से ठन जाती है, तो उस समय ट्रूप्स का जो कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर 2005 का जो बॉर्डर पैक्ट है उसका आर्टिकल 4 ये चीज़ बताता है। उसमें ये लिखा है कि इफ़ द बॉर्डर पर्सनल ऑफ द टू साइड्स कम टू फेस सिचुएशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन द अलाइनमेंट ऑफ द एलएसी और एनी अदर रीजन, दे शेल एक्सरसाइज सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड एन एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अगर मान लो कभी जो लोग बॉर्डर पर प्रेजेंट हैं, दोनों तरफ के ट्रूप्स के लोग, अगर वो आमने सामने की सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है, और किस वजह से, कि वही है कि एलएसी का अगर मान लो अलाइनमेंट नहीं है, मतलब अलाइनमेंट में डिफरेंस है कि चाइना कहता है कि नहीं यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, इंडिया कहता है कि नहीं यहाँ तक हमारी बाउंड्री है, दोनों के बीच में आपस में ठन गई, ठीक है, या और किसी वजह से, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर लड़ जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में उनको सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब है कि खुद के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए, खुद को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और सभी ज़रूरी स्टेप्स लेने चाहिए, सभी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा एस्केलेट ना हो, जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा आगे ना बढ़े, ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद थ्रू आउट द फेस टू फेस सिचुएशन नाइदर साइड shall use force or threaten to use
फोर्स अगेंस्ट द अदर, ठीक है। और पूरे के पूरे फेस ऑफ सिचुएशन के दौरान दोनों तरफ से किसी भी प्रकार के बल का यूज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के फोर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, और आप फोर्स के यूज़ का थ्रेटन भी नहीं कर सकते, डरा भी नहीं सकते कि हम किसी तरीके के बल का प्रयोग करेंगे। बोथ साइड्स शैल ट्रीट ईच अदर विथ कर्टसी एंड रिफ्रेन फ्रॉम एनी प्रोवोकेटिव एक्शंस। दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे को कर्टसी के साथ ट्रीट करें और किसी तरीके के भी प्रोवोकेटिव एक्शन से बचें। प्रोवोकेटिव एक्शन का मतलब है कि एक दूसरे को भड़काएं नहीं किसी भी तरीके से। नाइदर साइड शैल पुट अप मार्क्स और साइंस ऑन द स्पॉट्स, और दोनों साइड में से कोई भी साइड जो है वो वहाँ पर उस जगह पर किसी भी तरीके के मार्क्स या स्पॉट्स जो हैं वो नहीं लगाएं, ठीक है। ये बेसिकली पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर ट्रूप्स का फेस टू फेस हो जाए, ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए। अब इसके बाद ये जो एग्रीमेंट है, इसके अगर हम कंटूर्स की बात करें तो इट इज़ लर्नड, मतलब ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि दैट द टू साइड्स हैव एग्रीड टू रिस्टोर पेट्रोलिंग राइट्स टू ईच अदर। दोनों तरफ, दोनों साइड्स ने, मतलब इंडिया और चाइना ने सहमति जता ली है इस बात को लेकर कि एक दूसरे को पेट्रोलिंग राइट्स दिए जाएंगे इन द डेप्सांग प्लेन्स एंड द डेमचौक रीजन, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है, ये आपका डेप्सांग प्लेन है, ठीक है। ये दौलता बेग ओल्डी के जस्ट लेफ्ट, आप कहेंगे राइट साइड, और गलवान के जस्ट ऊपर, ठीक है, गलवान के जस्ट नॉर्थ में। तो यहाँ पर, और एक बेसिकली यहाँ पर, दैट इज़ इन द डेमचौक, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये पेट्रोलिंग राइट्स देने की बात हुई है, और यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जब प्रॉब्लम्स को लेगेसी इश्यूज कहा जाता है। और प्रॉब्लम यहाँ पर 2020 के जो चाइना का इनकर्जन हुआ है उससे पहले भी यहाँ पर प्रॉब्लम रही है। इसका मतलब यह है कि इंडियन ट्रूप्स कैन पेट्रोल अप टू द पेट्रोलिंग पॉइंट 10 to 13 इन द डेप्सांग प्लेन्स एंड इन द चार्डिंग नाला ऑफ डेमचौक। तो यहाँ तक इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो पेट्रोलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। द एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू डिसंगेजमेंट, ठीक है। अब ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, इससे डिसंगेजमेंट हो सकता है। डिसंगेजमेंट का मतलब वही है कि जो ट्रूप्स वगैरह वहाँ पर हैं उनको हटाया जा सकता है, जो स्थिति है वो डीएस्केलेट हो सकती है और डीमिलिटराइजेशन हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर 50,000 से 60,000 ट्रूप्स जो हैं वो दोनों तरफ से स्टेशनड है अभी, ठीक है। इतने ट्रूप्स वहाँ पर हैं, उनको हटाया धीमे धीमे जा सकता है। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये प्रोसेस जो है वो अगले हफ्ते से 10 दिन में शुरू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस हफ्ते, उसमें वही जो विदेश सचिव हैं उन्होंने इस पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स को लेकर जो पैक्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हैं। उसमें ये कहा गया है कि डेमचौक और डेप्सांग में जो पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ है विल रिज्यूम एज इट वाज प्री May 2020, कि वहाँ पर पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसी तरीके से हो जाएंगी जैसा कि मई 2020 से पहले था। और बाकी जो पेंडिंग एरियाज़ हैं अंडर डिस्कशन, उनमें पेट्रोलिंग और इंडीड ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं वो विल रिवर्ट टू दी सिचुएशन एज ऑब्टेन्ड इन 2020। वहाँ पर भी ये होगा कि 2020 में जो स्थिति थी उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद आगे ये लिखा है जो प्रीवियस डिसंगेजमेंट रहा है एट फ्रिक्शन पॉइंट्स, जैसे कि गलवान वैली या नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द पैंगोंग्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, हैव नॉट बीन रीओपन्ड फॉर नेगोशिएशंस, ठीक है। इनके ऊपर अभी नेगोशिएशंस जो है वो नहीं हुआ है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि द अरेंजमेंट्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ क्लैशेस दैट अकर्ड अर्लियर इन सम एरियाज नियर द LAC, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं ये इस तरीके की जो क्लैशेस हुई थी, है ना, कुछ एरियाज़ में LAC के नज़दीक, वो होने से बच सकती हैं। जैसे कि 2020 के गलवान क्लैश का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 20 इंडियन ट्रूप्स इंक्लूडिंग अ कर्नल रैंक ऑफिसर और कम से कम 4 चाइनीज़ सोल्जर जो हैं वो मारे गए थे। इन्होंने यहाँ पर इस बात को लेकर भी जोर दिया है कि ऑन क्लोज मॉनिटरिंग सो दैट क्लैशेस डोंट रीअकर, कि क्लोज वहाँ पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि इस तरीके के क्लैशेस जो हैं वो दोबारा ना हो। ही क्लैरिफाइड द सीक्वेंस ऑफ द 3 Ds, ठीक है। 3 Ds के सीक्वेंस को इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि सबसे पहले डिसंगेजमेंट होगा, उसके बाद डीएस्केलेशन को लेकर और डी इंडक्शन को लेकर डिस्कशंस फिर होंगे, ठीक है। सबसे पहले होगा डिसंगेजमेंट, इसके बाद कॉशन, ट्रस्ट
बट वेरीफाई। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि मोदी और शी की मीटिंग के बाद कुछ डाइवर्जेंसेस देखने को मिले हैं कि इंडिया की तरफ से जो इंडियन रेड आउट है उसमें ये कहा गया कि पीएम वेलकम्ड द रीसेंट एग्रीमेंट फॉर कंप्लीट डिसंगेजमेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज दैट अरोज इन 2020 इन द इंडियन चाइना बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो मतलब भारत की तरफ से जो चीज़ पढ़ी गई उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है वो इस बात का स्वागत करते हैं, ठीक है, जो अभी ये रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है कंप्लीट डिसंगेजमेंट को लेकर, और जो इश्यूज 2020 में भारत चाइना के बॉर्डर क्षेत्र में पैदा हुए थे उनके रिजोल्यूशन को लेकर जो भी यहाँ पर कदम उठाए गए हैं, जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री उसका स्वागत करते हैं। अब चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि द टू लीडर्स commended the important progress the two sides had made on resolving the relevant issues in the border areas। तो उनकी भाषा कुछ अलग तरीके की है। इंडिया ने ये भी मेंटेन किया है दैट अंटिल द बॉर्डर स्टैंड ऑफ इज रिजॉल्व देयर कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना। अब ये थोड़ा सा मेरे को अजीब सी बात लगी कि भारत ने ये कहा है कि जब तक चाइना के साथ बॉर्डर स्टैंड ऑफ रिजॉल्व नहीं होता तो चाइना के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। और बीजिंग की पोजीशन ये है कि दैट द बॉर्डर इशू शुड नॉट इम्पैक्ट बायलैटरल टाइज। तो बीजिंग का या चाइना का ये कहना है कि बॉर्डर इशू की वजह से बायलैटरल टाइज के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट लिखा है ना कि जब तक बॉर्डर इशू या बॉर्डर स्टैंड ऑफ रिजॉल्व नहीं होता तब तक चाइना के साथ बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता, बट चाइना के साथ तो बिजनेस हो ही रहा है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट हमारा चाइना के साथ कितना बढ़ गया, और चाइना आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। अभी हमने कुछ समय पहले भी जिक्र किया था उसका कि अमेरिका को भी चाइना ने सरपास कर दिया है, याद है। तो चाइना के साथ बिजनेस तो हमारा चल रहा है। अब ये पॉइंट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पॉइंट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, अब यहाँ तो ये उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर स्टैंड ऑफ रिजॉल्व होता है तो फिर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि अबाउट द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द लीडर्स मीटिंग द इंडियन रेड आउट स्पेसिफिकली सेड दैट द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन विल मीट एट एन अर्ली डेट टू एक्सप्लोर अ फेयर रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द बाउंड्री क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है इस सवाल को लेकर मिलेंगे और एक फेयर रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे इस बाउंड्री के क्वेश्चन को लेकर। लेकिन चाइना का जो रेड आउट है उसमें यह कहा गया है कि द टू साइड्स हैड एग्रीड ऑन होल्डिंग टॉक्स बिटवीन देयर फॉरेन मिनिस्ट्रीज एंड ऑफिशियल्स एट वेरियस लेवल्स टू ब्रिंग द रिलेशनशिप बैक टू साउंड एंड स्टडी डेवलपमेंट एट एन अर्ली डेट। तो बेसिकली मतलब आप यहाँ पर अंतर देखिए कि देखिए अब दो लोगों ने बैठ के, या दो लोगों ने नहीं मतलब दो साइड्स ने बैठ के, काफ़ी सारे उसमें लोग होते हैं डिप्लोमेट्स वगैरह, उन्होंने आपस में बैठ के कुछ बातचीत करी है ना, और किसी एक पॉइंट पर वो एग्री हुए कि अच्छा ये करेंगे, तो ये करेंगे, उन्होंने कहा हाँ हम भी, मतलब उन्होंने कहा हाँ एग्री करते हैं, ये करेंगे, उन्होंने कहा हाँ एग्री करते हैं, ये करते हैं, उन्होंने कहा एग्री करते हैं। अब ये ऐसी स्थिति में ऑब्वियस सी बात है कि अगर एग्रीमेंट हुआ है तो वो तो किसी एक ही बात के ऊपर हुआ होगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर जो ये बातें लिखी जा रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया कुछ कह रहा है, चाइना वाले कुछ और कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इशू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब एज सच देयर इज़ अ फेयर बिट ऑफ कॉशन इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक सर्कल्स अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब भारत का जो स्ट्रेटेजिक सर्कल है उसमें इसी को लेकर थोड़ा सा कॉशन है कि अगला जो कदम होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा। The border pact has set a process of trust building in motion, and if both sides keep their word, it will be at least a couple of years before the entire three-step process of disengagement, de-escalation, and de-induction of troops is completed and the ties return to normal। ठीक है, ये बॉर्डर पैक्ट की वजह से एक ट्रस्ट बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो तो शुरू हुई है, और अगर दोनों तरफ से मतलब दोनों साइड्स जो हैं वो अपने वर्ड्स को मानती हैं, अपने वर्ड्स को फॉलो करती हैं, तब भी कम से कम 2 साल लगेंगे ये पूरा का पूरा डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होने में। ठीक है, और सब कुछ नॉर्मल होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। वट एवर इट विल बी, वेदर इट विल बी अ पैरेलल और सिक्वेंशियल प्रोसेस रिमेन्स टू बी सीन। अब क्या ये प्रोसेस एक के बाद एक होंगी, सिक्वेंशियल होंगी,
या एक साथ हो सकती हैं। अगर एक साथ होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी हो जाएगा, अगर एक के बाद एक होगी सीक्वेंशियल तो टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, लेकिन आई होप समझ पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा आपको मतलब यहाँ से कुछ एग्ज़ाम में लिखने वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट जनरली जो अभी इशू चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब न्यूज़ में है, चर्चा में है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको कवर करवा दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो खैर मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने के चांसेस अब बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बट फिर भी एक बार आप इस तरीके के मैप के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। ठीक है, कि दौलता बेग ओल्डी कहाँ पर है, डेप्सांग प्लेन कहाँ पर है, गलवान कहाँ पर है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पर है, ये जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं, फिर इसके बाद इधर लेह कहाँ पर है, पेंगोंग सो कहाँ पर है, डेमचौक कहाँ पर है। तो थोड़ा सा इनकी पोजीशन जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आप लोगों ने हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा भी हो, बट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। बट फिर भी इस बार अब ये दोबारा इशू सामने आया है, तो मे बी अगेन यूपीएससी किसी और तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले। तो एक बार इसके ऊपर भी नज़र डालिएगा, इसको पूरी तरीके से इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बेसिकली इंडिया चाइना रिलेशन या इंडिया एंड इट्स नेबरहुड जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लोग लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ योर लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन, कि एक जो चक्रवात या जो साइक्लोन होता है उसके लैंडफॉल को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में थर्सडे यानी कि कल के दिन काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर हुई, और एज द टू स्टेट्स ब्रेस्ड फॉर साइक्लोन डाना टू मेक लैंडफॉल लेटर इन द नाइट, कल रात इसका लैंडफॉल हो चुका है। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल क्लोज टू भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड धामरा पोर्ट इन उड़ीसा बिटवीन थर्सडे मिडनाइट एंड डॉन ऑन फ्राइडे। तो ये हो चुका है। ठीक है, उड़ीसा हैज़ इवैक्यूएटेड मोर देन 1 मिलियन पीपल फ्रॉम एरियाज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय डाना। तो उड़ीसा ने यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाल के, मतलब जो प्रभावित क्षेत्र थे, मतलब एक्सपेक्टेड टू बी प्रभावित, एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड, ठीक है, कि जिन क्षेत्रों में लग रहा था कि ये जगह अफेक्ट हो सकती है, वहाँ से लोगों को हटा लिया गया, निकाल लिया गया। अब इसके बाद बात करें लैंडफॉल की, तो आई एंड लैंडफॉल। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको पता है कि दे आर रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम्स, ये डेवलप होते हैं ओवर वार्म ओशन वाटर्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। द इवेंट ऑफ द स्टॉर्म सिस्टम कमिंग अशोर आफ्टर बीइंग ओवर वाटर इज रेफर्ड टू एज इट्स लैंडफॉल। तो लैंडफॉल ऑफ अ साइक्लोन का मतलब क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा स्टॉर्म सिस्टम शोर से बाहर, मतलब लैंड की तरफ आ जाता है, उसको कहा जाता है लैंडफॉल। ठीक, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो एक आई के अराउंड स्पिन करते हैं, मतलब उनके बीच का एक रीजन होता है जहाँ पर बहुत काम विंड्स होती हैं बीच में, उसको कहा जाता है आई। तो उसी के अराउंड ये पूरा सिस्टम जो है वो स्पिन करता है ना, और ये लगभग 35 टू 65 किलोमीटर अक्रॉस, इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज सेड टू हैव मेड लैंडफॉल व्हेन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म और इट्स आई मूव्स ओवर द कोस्ट लाइन। अब ये यहाँ पर पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइक्लोन जो है वो, मैं एक थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको, सो दैट आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए साइक्लोन जो है वो तो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग, लेकिन इसका जो बीच का ये सेंटर होगा ना, ये क्या कहलाएगा, दिस इज आई। ठीक है, अब ये साइक्लोन तो पूरा घूम रहा है, और बीच का जो काम पोर्शन होगा, मतलब बीच का ऐसा पोर्शन जहाँ पर विंड्स थोड़ा सा हल्की होंगी, काम होंगी, उसको कहा जाता है आई। अब ये अपने आप में भी घूम रहा है, मतलब इट्स अ रोटेटिंग सिस्टम एज वेल, और ये मूव भी कर रहा है। ठीक है, पानी पर ये बना है ना, ओशन, वार्म ओशन वाटर्स में ही बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और फिर ये मूव कर रहा है। अब ये मूव करते करते, अगर मान लीजिए दिस इज़ योर लैंड,
ठीक है, ये आपकी कोस्ट लाइन है या लैंड है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका ये वाला पोर्शन यहाँ टकराएगा, यस और नो, ठीक है, फिर एक समय ये आएगा जब इसका ये वाला पोर्शन यहाँ टकराएगा, जब ये इधर की तरफ को मूव कर रहा है। लैंड तो मूव करेगी नहीं, लैंड तो अपनी जगह पर है। अब ये अगर मूव कर रहा है तो इसका पहले ये वाला पोर्शन टकराएगा, फिर ये वाला टकराएगा, फिर ये वाला टकराएगा, फिर ये वाला टकराएगा, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हम लैंडफॉल कब मानते हैं? जब ये आई जो है, जो इसका सेंटर है, जब ये सेंटर लैंड पर पहुंच जाए, ठीक है। अगर इसकी कोई पेरिफेरी या एज जो है वो लैंड पर टकराती है या लैंड तक पहुंच जाती है, तब उसको लैंडफॉल नहीं कहा जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि लैंडफॉल ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन तभी माना जाता है जब उसकी आई जो है, आई सेंटर आई, वो जब कोस्ट लाइन पर ना पहुंच जाए, ठीक है। समझ गए बात? क्लियर है? दिस इज नोन एज लैंडफॉल। ये एग्जैक्ट मीनिंग है व्हाट इज अ लैंडफॉल की, ठीक है। देखो अब इसके बाद आगे क्या लिखा है कि नॉट अ डायरेक्ट हिट। अब देखो साइक्लोन का जो लैंडफॉल है शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अ डायरेक्ट हिट विच रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द कोर ऑफ हाई विंड्स और आई वॉल कम्स अशोर बट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म इज स्टिल ऑफ शोर। मैंने आपको वही जो सिचुएशन बताई कि उसकी पेरिफेरी अगर टकरा रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है डायरेक्ट हिट। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कोर ऑफ द हाई विंड्स हैं, जिसको आई वॉल कहा जाता है, ठीक है, जो आई के वॉल्स हैं, मतलब जहाँ पर तेज विंड्स हैं, अगर वो शोर तक पहुँच चुके हैं, तट तक पहुँच चुके हैं, लेकिन आई जो है, जो सेंटर है, वो अभी भी अगर ऑफ शोर है, वो अगर अभी भी पानी में है, तो हम उसको लैंडफॉल नहीं कहेंगे, ठीक है। वो बेसिकली क्या कहलाएगा? दैट इज डायरेक्ट हिट। समझ गए? इसके बाद यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अकॉर्डिंग सिंस द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट लोकेटेड एट इट्स सेंटर, द मोस्ट सीवियर ब्रंट ऑफ द स्टॉर्म मे बी एक्सपीरियंस्ड ओवर लैंड इवन इफ द लैंडफॉल हैज़ नॉट येट अकर्ड। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर पर तो उसका सबसे तेज़ तो विंड होती नहीं है, सेंटर पर तो सबसे हल्की विंड होगी क्योंकि वो काम रीजन होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इस स्टॉर्म का या तूफान का जो ब्रंट झेला जाता है वो लैंड के ऊपर झेला जाता है अगर लैंडफॉल नहीं हुआ है तब भी। इसीलिए लैंडफॉल होने से पहले ही बहुत तेज़ हवाएं और बहुत तेज़ बारिश वगैरह जो है वो लैंड के ऊपर भी होने लगती है। अब इसके बाद एक्सटेंट ऑफ डैमेज की अगर हम बात करें तो द डैमेज कॉज बाय लैंडफॉल डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, कि साइक्लोन कितना ज़्यादा सीवियर है, और साइक्लोन की सीवियरिटी कैसे पता लगाएंगे आप? उसकी स्पीड से। जितनी तेज़, जितना ज़्यादा साइक्लोन सीवियर होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी और उतना ही ज़्यादा वो नुकसान करेगा, डैमेज करेगा। साइक्लोन डाना कुड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू कच्चा हाउसेज। जो कच्चे हाउसेज हैं उनको इससे नुकसान हो सकता है। जो पावर और कम्युनिकेशन लाइंस है वो पार्शली डिसरप्ट हो सकते हैं। रेल और रोड ट्रैफिक को डिसरप्शन हो सकता है, और पोटेंशियल थ्रेट है फ्रॉम फ्लाइंग डेब्रिस एंड फ्लडिंग ऑफ एस्केप रूट्स। ठीक है, ये भी खतरे हो सकते हैं कि डेब्रिस जो है वो फ्लाई कर सकता है क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। ठीक है, तो कुछ भी इस तरीके का मलबा है वो उड़ के आ सकता है, और जो एस्केप रूट्स हैं वहाँ पर भी पानी जम सकता है। ठीक, दिस काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस लीडिंग टू इनलैंड फ्लडिंग। तो इस तरीके का जो नुकसान है वो इन्हीं वजह से होता है कि बहुत तेज़ हवाएं हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और जो स्टॉर्म सर्जेस आते हैं जिसकी वजह से इनलैंड में भी फ्लडिंग हो जाती है। अब लैंडफॉल की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो लैंडफॉल जो है वो कुछ घंटे का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द विंड्स एंड द साइज ऑफ द स्टॉर्म सिस्टम, कि कितना स्पीड है विंड की और कितना स्टॉर्म सिस्टम का साइज़ है, उसके ऊपर निर्भर करते हुए लैंडफॉल जो है वो कुछ घंटों का हो सकता है। अब कितने घंटों का होगा वो इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब डाना की जो विंड है वो आपको मैंने बताई लगभग 125 किलोमीटर पर आवर के आसपास की है, तो इसका जो लैंडफॉल प्रोसेस है वो 5 से 6 घंटे का हो सकता है। साइक्लोन्स लूज इंटेंसिटी वंस दे मूव ओवर लैंड। अब साइक्लोन्स जो हैं वो जब इनका लैंडफॉल हो जाता है तो उसके बाद इनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जिसकी वजह से इनको जो मॉइस्चर मिल रहा होता है, जो मॉइस्चर की सप्लाई मिल रही होती है जब तक ये
पानी के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, और साथ ही साथ सरफेस की वजह से फ्रिक्शन जो है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ये पानी के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं, अब जैसे ही लैंड के ऊपर आएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है। तो इन दो वजह से एक तो मॉइस्चर सप्लाई कट हो गई और दूसरा सरफेस की फ्रिक्शन बढ़ गई, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है साइक्लोन्स की। दिस मीन्स दैट वाइल लैंडफॉल्स आर ऑफन द मोस्ट डिवास्टेटिंग मोमेंट्स ऑफ अ साइक्लोन। लैंडफॉल जो है वो किसी भी साइक्लोन का सबसे डिवास्टेटिंग मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि लैंडफॉल के समय पर ही सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ज़मीन पे होता है। लेकिन दे ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ देयर एंड, लेकिन उनके अंत की शुरुआत भी लैंडफॉल से ही होती है, क्योंकि लैंडफॉल के बाद फिर तूफान शांत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए आप। वैसे हमने बहुत बार पहले भी ये साइक्लोन्स को लेकर, लैंडफॉल को लेकर बहुत बार बात की है, बट फिर भी आपको यहाँ से भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसमें एक कोन ऑफ अनसर्टेनिटी इन्होंने दिखाया है। ये कोन ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जैसे ये यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो इसके बाद ये एग्जैक्टली इस पूरे के पूरे रीजन में से इधर जाएगा, वो एग्जैक्टली नहीं पता, तो उसको कहा जाता है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता कि वो किधर की तरफ को जाएगा। इसीलिए उसमें कहा था कि भीतरकनिका नेशनल पार्क या जो धामरा पोर्ट है उसके पास इसका लैंडफॉल हो सकता है, बट एग्जैक्टली द पोजीशन इज़ नॉट नोन, तो इसलिए उसको कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है और वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, समझ गए बात। चलो, अच्छा, इसकी अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं, लेट मी सी, है ना। एक बार हम इसको अगर लाइव चेक करें, क्योंकि अब तो खैर लैंडफॉल हो चुका है। ये देखो, अब ये लैंड के ऊपर आ गया, आपको दिख रहा है। इसकी जो यहाँ पर ये आई दिख रही है, ये अब लैंड के ऊपर आ चुकी है ना। और इसकी अब स्पीड भी कम हो गई होगी आई थिंक। अब स्पीड देखो यहाँ पर 120 से कम होके 110 आ गई है, और अब धीमे धीमे ये आगे जाके और कम हो जाएगी। तो आज शाम तक और कल शाम तक ये बिल्कुल फिर शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है। तो यहीं से ये आया और यही लैंडफॉल, और ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये जो इस तरीके का बबल सा बना हुआ दिख रहा है, ये वो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी की किस डायरेक्शन में ये जाएगा ये एक्सपेक्टेड है, बट इस कोन ऑफ अनसर्टेनिटी में ये किसी और डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। चलो, इसके बाद एक और आर्टिकल है, द लास्ट वन। इसमें लिखा है कि हाउ पंचायत लेवल वेदर फोरकास्ट विल हेल्प। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक नया सिस्टम आया है, 5-day वेदर फोरकास्ट अपडेटेड एवरी आवर are now available at the level of gram panchayats, marking a major step towards localized forecasting across the country। ठीक है, 5 दिन वेदर फोरकास्ट मिलेगी और हर घंटे अपडेट होगी। ठीक है, ये अवेलेबल है ग्राम पंचायत के लेवल पर, और ये लोकलाइज्ड फोरकास्टिंग के तरफ के प्रति एक मेजर स्टेप है। अब इस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, दैट इज़ ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम, पंचायती राज मिनिस्ट्री, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इन तीनों का ये जॉइंट प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। पंचायती राज मिनिस्ट्री के अनुसार इट इज़ एम्ड एट एम्पावरिंग द रूरल कम्युनिटीज़ एंड एनहेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एट द ग्रास रूट्स। तो इससे क्या होगा कि रूरल कम्युनिटीज़ जो है वो एम्पावर होंगी और ग्रास रूट्स लेवल पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो इन्हेंस होगी। इट विल प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये प्रमोट करेगा, और मेकिंग रूरल पॉपुलेशंस मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट बनेगी और बेटर इक्विप्ड होगी कि वो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल कर सकें। अब जो ये फोरकास्ट की बात की गई है, आर्ली फोरकास्ट विल बी अवेलेबल, ये कहाँ पर अवेलेबल होगी? ऑन ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र इन पोर्टल्स पर और मेरी पंचायत ऐप पर। जो ग्राम स्वराज है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यूज़र जो है वो करंट टेम्परेचर, विंड स्पीड, क्लाउड कवर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, इन सब का डेटा चेक कर सकते हैं ग्राम पंचायत के लेवल पर। ठीक है, 5 डे की फोरकास्ट जो है ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स, रेनफॉल, क्लाउड कवर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड एन ओवरऑल वेदर फोरकास्ट, तो ये सब चीज़ें इनको यहाँ पर दिख जाएंगी इस ऐप में। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें
तो डिटेल्ड एंड लोकलाइज्ड वेदर इंफॉर्मेशन विल हेल्प फार्मर्स टू बेटर प्लान देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि उनको इतना ज़्यादा डिटेल में और लोकलाइज्ड वेदर इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसके तहत फार्मर्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। जैसे कि सोइंग एक्टिविटीज़ हैं, है ना, मतलब फसल उनको बोनी है, उसकी सिंचाई करनी है, कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है, तो उसको लेकर वो पहले से प्लान कर सकते हैं सही तरीके से। अब लोकल मैटर क्यों करता है, तो देखो, डिस्पाइट द सिग्निफिकेंट एडवांसेस मेड इन IMD's फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़, द साइंस ऑफ फोरकास्टिंग हैज़ इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज़। मैंने आपको ये बात बहुत बार पहले भी बताई है कि हालांकि IMD की जो फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ है उनमें काफ़ी ज़्यादा अब तरक्की हुई है पहले से, लेकिन फोरकास्टिंग की जो साइंस है उसमें कुछ ऐसी अनिश्चितताएं हैं जो इनहेरेंट है, मतलब जो उस सिस्टम में है, आप उसको नहीं दूर कर सकते। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि द मोर प्रिसाइज अ फोरकास्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेशल स्प्रेड और टाइम विंडो फॉर द इवेंट, द ग्रेटर द अनसर्टेनिटी। यानी कि आप जितना ज़्यादा लोकलाइज्ड लेवल पर फोरकास्ट करने की कोशिश करें, या जितना ज़्यादा आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर फोरकास्ट करने की कोशिश करें, उतनी ज़्यादा वो अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है। ऑल्सो अर्लियर द फोरकास्ट द लेस प्रिसाइज इट इज़ लाइकली टू बी। और जितना पहले आप फोरकास्ट करने की कोशिश करें उतनी वो कम एक्यूरेट या कम प्रिसाइज होती है। इट इज़ यूजुअली ईजियर टू प्रोडिक्ट लार्जर सिस्टम्स दैट आर स्प्रेड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरियाज। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स जो लार्ज जोग्राफिकल एरियाज के ऊपर फैले हुए हैं उनको प्रेडिक्ट करना आसान है। जैसे कि इंडियन मानसून या बे ऑफ बंगाल के ऊपर कोई साइक्लोन डेवलप हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ स्टेट्स को कवर कर रही है कोई हीट वेव, उनको प्रेडिक्ट करना आसान है। लेकिन सडन लोकलाइज्ड इवेंट्स जैसे कि कहीं पर बादल फट रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, इनको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट कैन हेल्प इवन स्मॉल कम्युनिटीज़ ऑफ फार्मर्स प्लान देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसानों को ये चीज़ें पता होंगी कि आज मौसम ऐसा है, कल कैसा रहेगा, परसों किस तरीके का रहेगा, तो वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कि फसल कब उगानी है, किस दिन कटाई करनी है, उसको वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। देयर आर 2.55 लाख विलेज पंचायत्स अक्रॉस द कंट्री विद रेसिडेंट पॉपुलेशंस ऑफ अ फ्यू थाउजेंड्स ऑन एवरेज। ठीक है, मतलब 2.5 लाख के आसपास जो है वो विलेज पंचायत्स हैं हमारे देश में, और लगभग उनमें 1000 लोगों के आसपास ऑन एन एवरेज रहते हैं सब में। द IMD हैज़ डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत बाउंड्रीज डेटा प्रोवाइडेड बाय द पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जो उनको पंचायत की बाउंड्रीज, ग्राम पंचायत की बाउंड्रीज का डेटा प्रोवाइड किया है, उसी के हिसाब से IMD ने ये लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। आपको याद होगा कुछ समय पहले हम जब IMD की कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस करने की बात कर रहे थे एक आर्टिकल में, तो वहाँ पर भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि IMD प्लान कर रहा है कि किस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग को लोकलाइज्ड किया जाएगा। आई होप आपको याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, है ना। तो वहीं से वहाँ भी हमने ये चीज़ें देखी थी। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इसको आप क्लाइमेट चेंज में ले सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में तो नहीं, बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है ये ज्योग्राफी में, जहाँ पर बात होती है अबाउट वेदर फोरकास्टिंग, है ना, वेदर फोरकास्टिंग वहाँ पर। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है, नॉट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ अ डिफरेंट डोमेन, वो एनवायरनमेंट में आता है। ये क्लाइमेट का टॉपिक है, क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक बेसिकली, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो डिस्कस करने थे, तो सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि आप में से जो भी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं 2025 की प्रीलिम्स की, तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर CSET ओनली एट 849 रुपीज़, टोटल 91 टेस्ट। ठीक है, और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स 699 में आपको मिल जाती है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ ओनली 45 में आपको मिल जाती है। करंट अफेयर्स की सिर्फ आपको 299 में, और CSET की 249 में। ठीक है, सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। कोई अगर आपको नहीं मिलता है या कोई क्वेरी है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर एक बार कॉन्टैक्ट कर लें, रिजॉल्व आपके डाउट्स क्वेरीज कर दिए जाएंगे। और बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में अगर एनरोल किया है तो आप प्ले स्टोर वीडियोज़ को ऐप के थ्रू डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं।
और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, जिनको जो भी आपको इससे अगर कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली आपको ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा कि सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछे जाएँ तो उनके जवाब भी ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ आपके कुछ और सजेशंस, फीडबैक हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाईनेस सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।